सभी को नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग आर्थिक अवधारणाएं विधियां जो फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स फर्स्ट का जो पेपर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले व्याख्यान में के अंतर्गत मैंने आपको सिलेबस और पैटर्न के बारे में बताया था कि राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो दो पेपर चलते हैं, पहला पेपर आर्थिक अवधारणाएं विधियां का है, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था का पेपर है। दोनों पेपर 75 नंबर के होते हैं, तो 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन किए थे। यहाँ हम जो आर्थिक अवधारणा और विधियां हैं, इसमें जो मूलभूत आर्थिक समस्याएं हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, मूलभूत आर्थिक समस्याएं या अर्थव्यवस्था के मूलभूत कार्य, यानी कि मूलभूत आर्थिक समस्याएं और मूलभूत कार्य का मतलब एक ही है। मूलभूत आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उन समस्याओं का समाधान अर्थव्यवस्था करती है, अर्थात वो कार्य अर्थव्यवस्था करती है, इसलिए इनको मूल कार्य भी कहते हैं। समस्या उत्पन्न क्यों होती है इनके बारे में देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अर्थशास्त्र सन 1776 एडम स्मिथ, इसको हम अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, उसने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। वहां से हम मुख्य रूप से इसकी अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव मानते हैं। अर्थशास्त्र सिंपल भाषा में कहें तो यह है धन का शास्त्र है। अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है। ध्यान रखिए, डिटेल्स मैं बता रहा हूं आपको कि हम इस अध्याय में, ध्यान रखिए, हम अर्थशास्त्र पे बार बार कहता हूं कि एक कला संकाय के अंतर्गत सबसे सरल एवं आसान सब्जेक्ट है। कारण क्या है? कारण ये है कि इसमें हम किसी भी टॉपिक को डायग्रामेटिक रूप से, इक्वेशन के द्वारा, तालिका के द्वारा हम उसको सोल्व करते हैं। यानी विभिन्न तरीके हैं एक ही चीज को सोल्व करने के, तो उसमें समझ में आसानी से आ जाता है कि जिसको किसी के मैथमेटिक्स ठीक ठाक है उसके इक्वेशन के द्वारा, टेबल के द्वारा, ठीक है, इक्वेशन के द्वारा हम इस तरह से उसको समझ पाते हैं। इसलिए इसको कला संकाय के अंतर्गत सबसे आसान सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से वो क्या है कि आपको नियमित क्लास अटेंड करनी होती है। आपको एक भी आपकी जो क्लास है उसको आपको नहीं छोड़ना है। देखिए, कहते हैं नींव आपकी जब कमजोर हो जाएगी, यानी कि शुरू के जो बेसिक आपकी जो कॉन्सेप्ट है अगर वो आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, अर्थशास्त्र को क्लियर करने के लिए शुरू से, मैं कहूँ आज से ही मान लीजिए, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे उनको, यानी कि इजी टू हार्ड, हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे। हम उन बारीकी चीजों का अध्ययन करेंगे जो आगे चल के हमको दिक्कत कहीं नहीं आएगी। हम फर्स्ट ईयर का पेपर है कॉन्सेप्ट का, फिर आगे जाकर डिवाइड हो जाता है माइक्रो मैक्रो में, वेस्ट अर्थशास्त्र सेकेंड ईयर में चलता है, समष्टि अर्थशास्त्र थर्ड ईयर में आएगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम जब पीजी में जाएंगे तो वहाँ डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल है, लेबर है, इंडस्ट्री, पब्लिक फाइनेंस है, इंडस्ट्रियल है, ठीक है। तो इन्हीं का डिटेल से हम अध्ययन करेंगे वहां पर। तो इसलिए आपको सिस्टमेटिक से इसको पढ़ना है। तो मैंने कहा कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब आर्थिक क्रियाएं क्या है? ध्यान रखिए, जब तक आप ये नोट कर लीजिए, जब तक आप अपने आप को मार्केट के अंदर नहीं पाओगे या अपने आप के ऊपर आप लागू नहीं करोगे अर्थशास्त्र का नियम, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे इकोनॉमिक्स को। अगर आपने जहाँ रटना स्टार्ट कर दिया, आपके समझ में कोई चीज नहीं आ रही, तो आप इसमें सही ढंग से आपको उसको याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए आपको समझना है, अपने ऊपर नियम लागू करेंगे। ध्यान रखिए, जो हम आगे पढ़ेंगे, जब आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, हम इसके आगे कौन से पढ़ेंगे, हम मार्केट का अध्ययन करेंगे, बाजार पढ़ेंगे, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करेंगे, उपयोगिता कैसे प्राप्त होती है, क्या सीमांत उपयोगिता है, उत्पत्ति हास नियम क्या है। इतने इजी सरल हैं, लेकिन नियम क्या है कि हम अपने आप को वहां हमको रखना पड़ेगा। हम मार्केट जाते हैं, हम किस तरह से परचेजिंग करते हैं, सामान कैसे खरीदते हैं। हम किसी मॉल में गए तो उस मॉल में हम देख के, वस्तुओं को देख के कि यार ये वस्तु अच्छी है, ये खराब है, ये महंगी होगी, हम कौन सी लें, कैसे रिप्लेस करें, क्यों प्रतिस्थापन क्या है, ठीक है। वस्तुओं की महंगी होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, उनमें
मांग का नियम कैसे काम करता है, कैसे एक वस्तु की कीमत से दूसरी वस्तु की मांग प्रभावित होती है, तमाम तरह की चीजों का अध्ययन हम तभी कर पाएंगे यानी कि जब हम अपने आप को वहां रखकर देखेंगे। आप जो परचेजिंग करते हैं, जो शॉपिंग करते हैं, जो आर्थिक जीवन जीते हैं हम, तमाम तरह की चीजें यहां लागू होती हैं। जो समस्याएं एक व्यक्ति या एक उद्योग के सामने आती है, वही समस्या एक अर्थव्यवस्था के सामने आती है। हालांकि व्यक्तियों से मिलकर, उद्योगों से मिलकर तो अर्थव्यवस्था बनती है। तो इंडिविजुअल लेवल की जो समस्या है वही कंप्रिहेंसिव रूप से वही लागू होती है। कहीं कहीं हम जैसे समाधान करते हैं, जैसे हम सोचते हैं, हालांकि इकोनॉमी के अंतर्गत भी वैसे समाधान किया जाता है। तो इसलिए हम शुरुआत कर रहे थे मूलभूत आर्थिक समस्याओं में कि समस्याएं कैसे उत्पन्न होती है। हालांकि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम जानते हैं मनुष्य की जो इसकी शुरुआत है हम यहीं से करते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है और उन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित होते हैं, हम जानते भी हैं। यदि हमें आज कोई कहे कि आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं, तो हम लिस्ट बना देंगे लंबी चौड़ी सी, बहुत सारी चीजें ऐसे जोड़ देंगे। लेकिन जब उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने की बात आए तो क्या होगा, यार साधन नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास, मुद्रा नहीं है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से रखिए इकोनॉमी के सामने भी। अभी हम मान लीजिए हम राज्य की बात करें, हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो राज्य के विकास के लिए हम नए नए प्लान देखें तो हम कहेंगे ये ऐसे सड़कें होनी चाहिए, ये ऐसे अस्पताल होने चाहिए, ठीक है, ऐसे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, ये उद्योग इस तरह से बनना चाहिए, ऐसे नदियों की सफाई होनी चाहिए, यहाँ ये काम हो जाना चाहिए। हम 50 तरह की हम सुधार बता देंगे। लेकिन जब साधनों की बात आती है तो हम क्या करते हैं कि साधन सीमित हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, ध्यान रखिए, फिर हम सोचते हैं कि राज्य के लिए, जिले के लिए कौन से कार्य जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा जरूरी है, जिनको हमें पहला करना है। सेम यही स्थिति एक अर्थव्यवस्था के सामने आती है। मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित है, उन आवश्यकताओं के साधनों की पूर्ति सीमित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया, जिले का एग्जाम्पल दिया, एक राज्य का एग्जाम्पल दिया, एक इकोनॉमी जो पूरे देश की होती है वही समस्या उसके सामने आती है। तो जिस प्रकार से हम उन असीमित एक उपभोक्ता या व्यक्ति, उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो वस्तुओं का उपभोग करता है, यानी कि हम सब उपभोक्ता हैं। तो किस प्रकार से एक उपभोक्ता अपनी असीमित आवश्यकताओं में से, अर्थात बहुत अधिक आवश्यकताओं में से सीमित साधन होने के कारण या मुद्रा कम होने के कारण उन आवश्यकताओं में से उसके सामने एक समस्या आ जाती है सिलेक्शन करने की, चुनाव करने की। यार कौन सी समस्या ऐसी है या कौन से कार्य ऐसे जिसको पहले करना है। ठीक है, घर में भी जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हम घर में या हमारे पर्सनल काम के लिए कोई हम सामान लेके आते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास हमें जूते भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, ठीक है, ये बुक्स चाहिए हमको, और बाकी ये सामान चाहिए, चीजें चाहिए, हमारे बहुत सी चीजें हम लिस्ट तैयार कर लेते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि इतना बजट हमारे पास नहीं है, तो हम उनमें से कटिंग करना शुरू कर देते हैं। यार ये तो नेक्स्ट मंथ ले आएंगे, ये बाद में लाएंगे, पहले हमको ये खरीदनी है। यानी कि उस टाइम हमारे सामने एक सिलेक्शन करने की बात है, एक चुनाव करने की एक समस्या आ जाती है। यानी तो जिस प्रकार से एक उपभोक्ता के सामने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जो समस्या आती है, जो चयन करने की, चुनाव करने की जो समस्या आती है, ठीक उसी प्रकार से एक अर्थव्यवस्था के सामने भी आर्थिक समस्याएं आती हैं। कौन सी आर्थिक समस्याएं? अर्थव्यवस्था समस्या क्या है? यानी कि अर्थव्यवस्था का में उत्पादन करना और रोजगार देना। ठीक है, जो उत्पादन जो कोई समस्या आएंगी ध्यान रखिए, तो उन समस्याओं में शुरुआत में क्या होगा, कितना उत्पादन किया जाए। यानी कि जैसे यदि हम कोई उद्योग लगाने जाना, सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए, आप उसको अपने आप को वहां रख के देखिए, यदि आपको एक उद्योग लगाना है, आपको दुकान खोलनी है, तो आप क्या सोचोगे? सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि यार मुझे दुकान खोलनी है, लेकिन दुकान किस चीज की खोलूं? दुकान किस चीज की खोलूं जिससे, क्यों, आपका टारगेट कहां रहेगा? लाभ का, प्रॉफिट का लिए रहेगा। कितना माल बिकेगा, क्या आप तमाम तरह की मेरे का प्लानिंग के द्वारा, नियोजन के द्वारा हम पहले प्लानिंग बनाएंगे और उस प्लानिंग को हम इंप्लीमेंट करेंगे। ध्यान रखिए, जैसे हम कहते हैं ना, प्लानिंग कहते हैं,
योजना कहते हैं हमारी जो पंचवर्षीय योजना आती है। योजना क्या है? प्लानिंग क्या है? पहले हम प्लानिंग करते हैं, हमारा ये एस्टिमेट रहेगा, फिर हम उन उद्देश्यों को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं हमारे बजट के द्वारा। तो हम प्लानिंग करेंगे कि हमको दुकान खोलनी है या कोई उद्योग लगाना है, तो उद्योग लगाएंगे, कौन सी जगह लगाना है, किसका लगाना है, कितना उत्पादन करेंगे, क्या होगा। ताकि ठीक यही समस्याएं एक इकोनॉमी के सामने आती हैं, जिन्हें हम आर्थिक समस्याओं के नाम से जानते हैं, जिनमें क्या और कितना उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उस उत्पादन का वितरण कैसे हो, साधनों को रोजगार कैसे मिले, मांग और पूर्ति में यदि असंतुलन हो जाए, देखिए हम डिटेल से पढ़ेंगे इन चीजों की, समस्याओं को, कार्यों को। मांग और पूर्ति में असंतुलन हो जाए तो उस संतुलन को कैसे पूरा किया जाए। ठीक है, इसके बाद में हमारे आर्थिक अनुरक्षण यानी कि जो घिसावट हो रही है, उस घिसावट को कैसे पूरा किया जाए और नई तकनीक का विकास किया जाए। अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक उच्चावचन है, उन उच्चावचनों को कैसे दूर किया जाए, अर्थव्यवस्था को निरंतर आगे ले जाया जाए। ताकि इन तमाम बातों का अध्ययन करने के लिए, इन तमाम जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को अर्थव्यवस्था जब इंप्लीमेंट करती है तो उनको कार्य कहते हैं। हालांकि ये अर्थव्यवस्था के मूलभूत कार्य भी हैं, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं भी हैं। तो इन तमाम तरह की समस्याओं को कैसे इकोनॉमी में हल किया जाता है, या एक आर्थिक प्रणाली या अर्थव्यवस्था के सामने समस्या आती है, उन समस्याओं को कैसे समाधान करती है या कैसे कार्य करती है। इससे पहले हम उत्पादन संभावना वक्र और जो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनका अध्ययन अवश्य शॉर्ट में हम देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि ध्यान रखिए, उत्पादन संभावना वक्र होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका नाम मैं इसलिए लिया है कि उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम इन मूलभूत समस्याओं का अध्ययन करेंगे। तो मैंने कहा जैसे उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन उत्पादन की संभावना को बताने वाला वक्र है। उत्पादन की संभावना को बताने वाला वक्र क्या संभावना है? एक देश में उपलब्ध उत्पत्ति के साधनों, उपलब्ध तकनीकी का सर्वोत्तम प्रयोग करने पर जो उत्पादन की अधिकतम संभावनाएं होती हैं, यानी कि उत्पादन की संभावनाओं को दर्शाता है, संभावनाएं बताती हैं, उसे हम उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं। और इसकी आकृति इस तरह की होती है। ये इसका ढाल उन्नतोत्तर होता है और मूल बिंदु के नतोदर होता है। यानी यहां से हम देखेंगे तो ये इसका नतोदर है, और सामने से देखेंगे तो ये उन्नतोत्तर ढाल है। ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। जो क्या बताता है, बताया आपको दो वस्तुएं ओ एक्स एंड वाई अक्ष ले लिया, या ओ एक्स अक्ष पर हम एक्स वस्तु ले लेंगे या हम वाई वस्तु ले लेंगे। हम क्या दिखाएंगे इसके द्वारा? हम ये दिखाएंगे कि ये एक्स और वाई वस्तु, 2 वस्तुओं को उत्पादन कर रहा है। कोई भी इकोनॉमी, कोई भी अर्थव्यवस्था इन 2 वस्तुओं को उत्पादन कर रही है, तो जाना कि उसके पास जो उपलब्ध साधन है, जो उपलब्ध तकनीकी है, उनका प्रयोग करने पर वो इस उत्पादन संभावना वक्र पर रह सकती है। इसके बाहर जाने का मतलब क्या है? इसके बाहर जाने का मतलब है कि हमारे पास तकनीकी कम है या साधन कम है, हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम इससे बाहर चले जाएं। हम कई बार देखते हैं कि फैक्ट्री की प्रोडक्शन क्षमता कितनी है, इतनी है यार, इसे उत्पादन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम और लेबर लगानी पड़ेगी, हमें और मशीनें लगानी पड़ेगी, या हमें तकनीकी में सुधार करना पड़ेगा, जब हम उत्पादन की क्षमता को बढ़ा पाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पर क्या है, इसके अंतर्गत कांस्टेंट मान लिए तब हम इस उत्पादन की संभावना पर रहेंगे, अधिकतम मैक्सिमम। इसके बाहर ये वो संयोग है जिनको हम प्राप्त नहीं कर सकते इस कंडीशन में। क्यों? इतने हमारे पास साधन नहीं है। कब प्राप्त कर पाएंगे? साधनों में विस्तार करने पर, तकनीकी में सुधार करने पर, तो हम आगे बढ़ेंगे। और यदि उदाहरण कि हम इस लाइन पर रह सकते हैं, उत्पादन की संभावनाओं को बता रही है ये लाइन किसी इकोनॉमी की, इन वस्तुओं की, और इसके बावजूद भी यदि हम यहां पर हैं, इसकी अंदर इसका मतलब क्या है? हम सही जो हमारे उत्पादन के साधन है उनका सही प्रयोग नहीं हो रहा है, वो सही कार्यकुशलता से काम नहीं कर रहे हैं, उनका जो आवंटन है जो श्रेष्ठ नहीं है, यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं है। हम इसका भी अध्ययन करेंगे आगे। हम इस पर हो सकते हैं
उसके बाद भी हम इतना कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं किसी फैक्ट्री में उत्पादन की, हम देखते हैं कि क्षमता इतनी है पर डे की, ये कोई फैक्ट्री एक दिन में इतनी वस्तुओं का उत्पादन कर सकती है, उसके बावजूद वो कम उत्पादन कर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वो लेबर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट सही नहीं है, कुछ भी कमी हो सकती है जो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन क्या हमारे दिमाग में क्या आएगा कि यार इस उद्योग की क्षमता इतनी थी लेकिन क्षमता से कम उत्पादन कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कहीं कहीं कोई साधन सही काम नहीं कर रहा है, कहीं कहीं कोई दिक्कत है, कुछ क्षमता से बाहर हम जा नहीं सकते क्योंकि हम इतनी हमारी क्षमता है। ठीक उसी प्रकार जान की बार बार मैं इस तरह का एग्जाम्पल इसलिए देता हूं कि हम अपने आप को वहां रखकर देखेंगे तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे एक इकोनॉमी को। एक शुरुआत है हमारी, बनता है इजी टू हार्ड चलेंगे हम, एक शुरुआत है। एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी हम अर्थव्यवस्था, ये जो हमारी अर्थशास्त्र है, तभी हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट ऐसी आती है कि जब हम सेकंड ईयर में पढ़ोगे, आप थर्ड ईयर में जाओगे, जब एमबी में जाओगे तो वहां इतनी बारीकी से चीजों को नहीं बताया जाएगा। हम सीधा कह देंगे इसका स्लोप इतना है, हम ये नहीं बताएंगे कि स्लोप ऐसे याद करते हैं, इसके बराबर होता है। लेकिन यहां जाना कि हम कॉन्सेप्ट का जो अध्ययन कर रहे हैं, या हम एक एक चीज को बड़ी बारीकी से हम अध्ययन करेंगे और उसको रट के नहीं जाना कि बात में रटना नहीं है, समझ के अध्ययन करेंगे हम उस चीज को। हमारे समझ में आने चाहिए, समझ में कब आएंगे? जब हम अपने आप को वहां उतारेंगे। यानी कि ये अर्थव्यवस्था की जो समस्या है, ये आर्थिक जो समस्या है, ये हमारे सामने आती है। इसमें हमारा ही अध्ययन किया जाएगा। हम एक उपभोक्ता, हम जो बात कर रहे थे, ये उत्पादन किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए हो रहा है। उत्पादन उपभोक्ताओं के लिए हो रहा है। उपभोक्ताओं का क्या रोल है? उत्पादक का क्या रोल है? वो कैसे उत्पादन करना चाहेगा, कैसे उत्पादन करता है, हम कैसे उत्पादन करते हैं, क्या है क्या नहीं है, तमाम तरह की जो चीजें हैं आपके, इन तमाम तरह की चीजों का अध्ययन इस आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत करेंगे। जो हमारा कॉन्सेप्ट का पेपर है, इसमें हम शुरुआत से अध्ययन करेंगे। खैर, तो मैंने कहा दो बातें हम जो अध्ययन करेंगे, इस आर्थिक समस्याएं जो हमारी हैं, इनका अध्ययन करने से पहले हम दो बातों का अध्ययन करेंगे, समझेंगे शॉर्ट में। उत्पादन संभावना होकर वो इसलिए कि हम इन समस्याओं का समाधान, इन समस्याओं का जो अध्ययन करेंगे, जो एनालिसिस करेंगे, वो हम उत्पादन संभावना की सहायता से करेंगे। नंबर एक। नंबर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तीनों इकोनॉमी जो हमारी है, यानी कि अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीन तरह की अर्थव्यवस्था होती है। यानी कि तीनों अर्थव्यवस्था में अलग अलग तरह की समस्याएं आएंगी, तीनों अर्थव्यवस्था में अलग अलग तरह की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि हम मूलभूत आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने से पहले, या मूलभूत आर्थिक जो इसके फंक्शन है, जो कार्य है ना रखे अर्थव्यवस्था के, इन कार्यों का अध्ययन करने से पहले हमें शॉर्ट में उत्पादन संभावना वक्र और अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेना आवश्यक है। उनका अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे भारत में कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में है, समाजवादी रूस में है, चाइना में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां रखिए, जहां उत्पादन व वितरण के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार हो, निजी लाभ उद्देश्य हो, यानी कि वहां पर इस तमाम तरह के जो कार्य हैं, इनके फंक्शंस बदल जाएंगे। हम एक एक समस्या, एक एक कार्य का डिटेल से अध्ययन करेंगे, तमाम तरह के फंक्शंस बदल जाएंगे। क्या वो कितना उत्पादन किया जाए, ये अर्थव्यवस्था अलग अलग से इसका कार्य करती है, ये समाधान करती है, ये अलग अलग से करेगी, ये अलग अलग से करेगी। ध्यान रखिए, क्यों? कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? वहां के लोगों का लाभ कमाना है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवाद, समाजवाद का उग्र रूप साम्यवाद, चाइना में है, रशिया में है। समाजवाद, सरकार का अधिकार हर क्षेत्र में, इसलिए चाइना में प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि समाजवाद है, उत्पादन व वितरण के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार है। वहां प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। वो कहा होता है कि वहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के हिसाब से काम करना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता के हिसाब से उसको वेतन या खाना मिलेगा। यानी कि चाइना में बता रहा था आपको कि चाइना के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 वर्ष के लिए आपको आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी, यानी कि सेना में आपको भर्ती होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का ऑर्डर है ये। अगर आप सेना में जाने से मना कर देते हैं
तो आपको वीजा नहीं मिलेगा, पर्सनल बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार देती है, तमाम तरह की सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी, उन सुविधाओं से आपको वंचित कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वह समाजवादी अर्थव्यवस्था है और उत्पादन वितरण के सभी साधनों पर सरकार का यह समाज का अधिकार है, सामाजिक हितों को ध्यान में रख के कार्य किया जाता है, तो वहां सभी व्यक्तियों को काम करना पड़ता है। खैर, तुम देख रहे थे ये इकोनॉमी जो है, अब ये जो इकोनॉमी समाजवादी है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इनका समाधान का तरीका या कार्य का तरीका बदल जाएगा। तीसरी मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे भारत में है मिक्स इकोनॉमी है पूंजीवादी, जहां पर क्या है, जहां पूंजीवादी व समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिक्स पाया जाता है। कुछ क्षेत्र जो समाज के लिए, सरकार के लिए ज्यादा, देश के लिए ज्यादा जरूरी है, रेल, डाक, तार सेवा, डिफेंस, समाज सरकार का एक अधिकार है, और बाकी बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जिनमें निजी स्वामित्व पाया जाता है। दोनों का मिक्स रूप है। यहाँ पर समाधान कैसे किया जाता है, इस चीज का अध्ययन करेंगे। समाधान का मतलब क्या है, यहाँ कार्य कैसे किया जाता है, इकोनॉमी कैसे कार्य करती है। मैंने कहा कि जो दो बातें हैं, दूसरी बात जो है तीनों अर्थव्यवस्थाओं इसलिए अध्ययन किया जाता है क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारे कार्यों का तरीका बदल जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में अलग तरीके से इनका समाधान किया जाएगा, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में इनका समाधान अलग तरीके से किया जाएगा। इसलिए हमको शॉर्ट में देखिए, आगे चल के बताऊं आपको, हमारे इसी में सेक्शन जो सेकंड है, सेक्शन बी सेक्शन हमारा जो है, पार्ट सेकंड जो है, उसमें इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। वह हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसके लाभ है, क्या इसके नुकसान है, क्या इसके गुण दोष क्या है, के बारे में अध्ययन करेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके गुण क्या है, दोष क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण क्या है, दोष क्या है, इनका अध्ययन करेंगे अलग अलग। तो तीन में से एक सवाल आपके एग्जाम में आता है, 15 नंबर का, सेक्शन बी में से कोई सी भी अर्थव्यवस्था है, उसकी विशेषताएं, गुण, दोष में से हम डिटेल से वहां इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ शॉर्ट में हमें पता होना चाहिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है उसका, और मिश्रित इकोनॉमी किसे कहते हैं। क्यों मैं इसलिए बता रहा हूं बार बार, क्योंकि यहाँ पर हम इनका जो समाधान करेंगे या एक अर्थव्यवस्था के जो कार्यों का अध्ययन करेंगे, इनके साथ साथ हम ये भी अध्ययन करेंगे कि मूलभूत आर्थिक समस्या या मूलभूत कार्य ये हैं। एक से मैंने साथ लिख दिया यहाँ पर, ये मूलभूत कार्य है। अब इन कार्यों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे करती है, इन कार्यों को समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसे करती है, इन कार्यों को मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे करती है, इन चीजों का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे।